बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। तुर्की ने सीरिया में फौजी ऑपरेशन मुलतवी कर दिया। अमरीकी फैसले के बाद तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। ईरान ने कहा सीरिया में अमरीकी मौजूदगी का शुरू से कोई जवाज नहीं था। फ्रांस बशार मुखालिफ फौज की मदद करता रहेगा। हुदैदा सीज फायर पर नजर रखने के लिए यूएन ओहदेदार अदन पहुंच गए। ऑब्जर्वर्स की तैनाती के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। अल-हुसियों ने 62 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सऊदी इत्तेहाद ने लगाया इल्जाम। रशिया इसराइल फलस्तीन मीटिंग कराने के लिए तैयार। सर्जी लावरोव ने की पेशकश। गाजा सरहद पर इस्राएली कार्रवाई में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। ईरान में मौशी जराइम के लिए एक और बिजनेसमैन को फांसी पर लटका दिया गया। खलीज फारस में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। अमरीकी हुकूमत का कामकाज ठप। सेनेट में $5 बिलियन का फंड मंजूर नहीं हो सका। गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन चलाने के लिए 2 गिरफ्तार। 3 दिन बाद फ्लाइट्स बहाल। कश्मीर के पुलवामा में झड़प, 6 मिलिटेंट्स हलाक। मकामी अवाम ने किया एहतजाज। टीवी, एसी, कंप्यूटर सस्ते हो गए। हुकूमत ने कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि वो सीरिया में कुर्द फाइटर्स के खिलाफ अपनी ऑपरेशन को मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीरिया से अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुला लेंगे। ट्रंप के इस ऐलान से तैयब एर्दोगान काफी खुश हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीरिया से अमेरिका के बाहर निकलने का फायदा तुर्की, ईरान, सदर बशार अल असद और रशिया को होगा। इस्तांबुल में तकरीर करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिकी फैसले का यह मतलब है कि तुर्की को अपने ऑपरेशन के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए। एर्दोगान ने 12 दिसंबर को ऐलान किया था कि तुर्की अगले कुछ दिनों में नॉर्थ सीरिया में एक फौजी ऑपरेशन शुरू करेगा। इस दौरान खबर है कि तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। तुर्क ओहदेदारों ने दावा किया कि एर्दोगान से बातचीत के दौरान ट्रंप ने सीरिया से बाहर निकलने का फैसला किया और अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से कहा कि वो इस सिलसिले में काम शुरू करें। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने सीरिया के दीर अल-जोर में हवाई हमले किए, जिससे तकरीबन 27 लोग हलाक हुए। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। ये हमले दरिया फरात के करीब अशफा गांव में किए गए। ईरान ने कहा कि सीरिया में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं था और इन फौजियों की मौजूदगी से ही तनाव पैदा हुआ था। ईरान की वजारत खारजा ने यह बात कही। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी के हवाले से इरना न्यूज एजेंसी ने कहा कि शुरू से ही इलाके में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी गलत, बेजवाज और तनाव की वजह थी और मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासर होने का यह सबसे बड़ा सबब था। फ्रांस के एक ओहदेदार ने कहा है कि वो सीरिया की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाली फौज एसडीएफ की मदद करते रहेंगे। फ्रांस की तरफ से यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने सीरिया से बाहर निकलने का ऐलान किया है। एसडीएफ कुर्दों और अरबों की मिली जुली फौज है जो अमेरिका की मदद से आइस के खिलाफ लड़ती रही है। यूनाइटेड नेशंस के आला ओहदेदार हुदैदा सीज फायर पर नजर रखने के लिए अदन पहुंच गए हैं। यूएन मिशन के चीफ पैट्रिक केमोट दारुल हुकूमत सना और हुदैदा जाने से पहले हादी हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। वो नीदरलैंड्स के एक रिटायर्ड फौजी जनरल हैं जिन्हें श्रीलंका, कंबोडिया और कांगो में काम करने का काफी तजुर्बा है।
इस दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर करते हुए यमन में आलमी इदारे के ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया। बरतानिया ने यह करारदाद पेश की जिसे 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने मंजूरी दे दी। हाल ही में यमन के हुदैदा में लड़ाई रोकने के लिए स्वीडन बातचीत में एक समझौता हुआ जिसके मुताबिक अल हूसी और सऊदी इत्तेहाद के हामी इलाके में पीछे हट जाएंगे और यूएन ऑब्जर्वर्स को वहां तैनात किया जाएगा। पिछले मंगल को हुदैदा में सीज फायर पर अमल शुरू हुआ था, लेकिन इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी की भी खबरें मिल रही हैं। सऊदी अरब के इत्तेहाद ने इल्जाम लगाया है कि अल हूसी सीज फायर समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक टेलीविजन चैनल ने सऊदी इत्तेहाद के हवाले से कहा कि पिछले 72 घंटों में 62 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि दुनिया को चाहिए कि अल हूसियों को सीज फायर पर अमल करने के लिए तैयार करे। रशिया ने फलस्तीन और इसराइल के बीच एक अहम मीटिंग कराने के लिए सरकारी तजवीज पेश की है ताकि मिडल ईस्ट के इस बहरान को हल करने की कोशिश की जा सके। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने मॉस्को में फलस्तीनी वजीर खारजा रियाज अल मालिकी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि बाज़ ताकतें फलस्तीन मसले को नजरअंदाज करना चाहती हैं और इस मसले को अहमियत नहीं दे रही है। ऐसी कोशिशों का तोड़ करने के लिए जल्द से जल्द काम करना चाहिए और इस हवाले से फलस्तीनियों में इत्तेहाद बहुत जरूरी है। उन्होंने फलस्तीन मसले के बारे में अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद की। सर्जी लावरोव ने फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर फलस्तीनी वजीर खारजा ने कहा कि वो रशिया की पहल को कबूल करने के लिए तैयार हैं। मालिकी ने दुनिया और रशिया से कहा कि इसराइल पर इस बात के दबाव डाले कि वो आलमी करारदादों और समझौतों पर अमल करे। फलस्तीनी वजीर खारजा ने 2 रियासती हल के लिए एक आलमी मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स या यरूशलेम होना चाहिए। गजा सरहद पर इसराइली फौज की कार्रवाई में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि तकरीबन 8000 फलस्तीनियों ने जुमे को एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिदीन ने टायर्स जलाए, ग्रेनेड्स फेंके और सरहदी बाड़ पार करने की कोशिश की जिस पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। फौज की तर्जुमान ने बताया कि मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। 25 फलस्तीनी जख्मी भी हुए जिनमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। हर जुमे को गजा सरहद पर ऐसे वाकयात मामूल बन गए हैं। जब से अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया है, यही सूरत हाल बरकरार है। इस दौरान इसराइल की तरफ से लबनान के पास खुदाई की सरगर्मियां जारी हैं। इस मसले पर लबनान सरहद पर काफी तनाव पैदा हो गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया। ईरान ने बड़े पैमाने पर खलीज फारस में जंगी मशकें शुरू की हैं। इन मशकों को पैगंबर अजीम का नाम दिया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि दुश्मन के बाज़ इल्जामात के जवाब में ये मशकें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन हम पर वार करेगा तो हम उस पर 10 गुना ज्यादा ताकत से वार करेंगे। ईरान में एक और बिजनेसमैन को मौशी जराइम के लिए फांसी पर लटका दिया गया। नवंबर में भी ऐसे 2 वाकयात पेश आए थे। ईरान की खुसूसी अदालतों ने हालिया अरसे में कई ताजिरों को जेल की सजाएं सुनाई। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक अदालत ने यह सजा सुनाई। इन अदालतों के फैसलों को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अगस्त के महीने में कहा था कि मौशी जराइम का मुकाबला करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके बाद ही ये अदालतें बनाई गई थी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं। इन हालात से निपटने के लिए मौशी जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तुर्की ने सीरिया में फौजी ऑपरेशन मुलतवी कर दिया। अमरीकी फैसले के बाद तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान।
ایران نے کہا سیریا میں امریکی موجودگی کا شروع سے کوئی جواز نہیں تھا، فرانس بشار مخالف فوج کی مدد کرتا رہے گا۔ حدیدہ سیز فائر پر نظر رکھنے کے لیے یو این عہدیدار عدن پہنچ گئے، آبزرورز کی تعیناتی کے لیے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور۔ الحوثیوں نے 62 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی، سعودی اتحاد نے لگایا الزام۔ رشیا اسرائیل فلسطین میٹنگ کرانے کے لیے تیار، سرجی لاوروف نے کی پیشکش۔ غزہ سرحد پر اسرائیلی کارروائی میں 3 فلسطینی جاں بحق۔ ایران میں معاشی جرائم کے لیے ایک اور بزنس مین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، خلیج فارس میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں۔ امریکی حکومت کا کام کاج ٹھپ، سینٹ میں $5 بلین کا فنڈ منظور نہیں ہو سکا۔ گیٹ وک ایئرپورٹ پر ڈرون چلانے کے لیے 2 گرفتار، 3 دن بعد فلائٹس بحال۔ کشمیر کے پلوامہ میں جھڑپ، 6 ملیٹنٹس ہلاک، مقامی عوام نے کیا احتجاج۔ ٹی وی، اے سی، کمپیوٹر سستے ہو گئے، حکومت نے کئی چیزوں پر جی ایس ٹی گھٹا دیا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت $5 بلین کے ایک فنڈ کے لیے منظوری حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے امریکی حکومت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر اور دوسرے معاملات کے لیے یہ فنڈز مانگے تھے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے سینٹ میں حکومت کو شکست ہو گئی۔ اس دوران اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس شٹ ڈاؤن کا اثر کافی دنوں تک دیکھا جائے گا۔ سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چیک شومر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان اس بحران کو ٹالنے کے لیے آخری وقت تک بات چیت ہوئی، لیکن یہ بات چیت ناکام ہوئی۔ ہفتے کو پھر سے بات چیت شروع ہوئی تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر وارننگ دی کہ شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے لیے بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ملک میں پناہ حاصل کرنے کی کوششوں پر پابندی کو بحال کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو رد کر دیا۔ اس طرح ٹرمپ کو ایک اور دھکا لگا ہے۔ ٹرمپ نے نومبر کے مہینے میں اس سلسلے میں ایک حکم پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے اور پناہ حاصل کرنے والے لوگوں پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پابندی پر تنقید کی تھی۔ برطانیہ میں گیٹ وک ایئرپورٹ کے پاس ڈرونز چلانے کے سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے برطانیہ کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں کرالی علاقے سے تعلق رکھنے والے 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک 47 سالہ مرد اور ایک 54 سالہ عورت بھی شامل ہے۔ اس بحران کی وجہ سے تقریباً 1,40,000 مسافر متاثر ہوئے۔ اب ایئرپورٹ کو کھول دیا گیا اور فلائٹس معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرونز کے مجرمانہ استعمال کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا تھا جب لوگ کرسمس سے پہلے چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے۔ سعودی عرب میں امریکہ کے سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں ظالم حکومتوں کے خلاف جمہوریت پسندوں کے پرامن مظاہروں کی تائید کی گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ویڈیو دراصل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پوسٹ کیا گیا تھا، جسے ریاض میں امریکہ کے سفارت خانے نے ٹویٹر پر شیئر کیا۔ یہ ویڈیو عربی سب ٹائٹلز کے ساتھ تھا، جس میں مثبت سماجی اور سیاسی تبدیلی کے لیے پرامن مظاہروں کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں صدارتی محل کے قریب 2 دھماکوں میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہو گئے۔ پہلا دھماکہ ایک کار کے ذریعے کیا گیا جس میں ایک چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے کچھ منٹ بعد اسی علاقے میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ نیپال کے ڈانگ ضلع میں ایک بس حادثے میں کم سے کم 22 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کالج سٹوڈنٹس کی ایک بس 500 میٹر کھائی میں گر پڑی۔ یہ بس ایک تعلیمی دورے کے بعد واپس جا رہی تھی۔
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 6 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि अवंतीपुरा इलाके के एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह झड़प हुई। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल कश्मीर में कम से कम 232 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। इस दौरान रियासत के डीजीपी ने कहा कि अवाम से हमारी दरखास्त है कि झड़प के मकाम के करीब न जाएं। पता चला है कि मारे गए मिलिटेंट्स का ताल्लुक एक तंजीम गज़वतुल हिंद अंसार से है। ये मिलिटेंट्स वादी में काफी सरगर्म थे। झड़प के फौरी बाद तराल और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर जमा हुए और एहतजाज करने लगे। ओहदेदारों ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। बताया गया कि मारे गए मिलिटेंट्स का ताल्लुक आसपास के देहातों से ही है। इस दौरान एलओसी पर भी तनाव रहा। जुमे को हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने कहा था कि 2 सिपाही एक सरहद पर कार्रवाई में हलाक हुए। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के गांव सिरनू में 7 सिविलियंस को गोली मारकर हलाक किया था। यह वाक़या उस वक्त पेश आया था जब मकामी लोग एक एनकाउंटर के करीब एहतजाज कर रहे थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की डायरेक्टर अस्मिता बासु ने सिविलियन हलाकतों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के खिलाफ ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी ने इस वाक़े की मुकम्मल आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। 32 इंच का टीवी, कंप्यूटर, फिल्म टिकट सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर जीएसटी में कमी की गई है। जीएसटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किए गए फैसलों के मुताबिक वीडियो गेम्स पर भी जीएसटी घटा दिया गया है। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की 31वीं मीटिंग की सदारत की। जीएसटी की नई शरहों पर 1 जनवरी 2019 से अमल होगा। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि कई चीजों पर जीएसटी कम किया जाएगा। वादे के मुताबिक कई चीजों को 28% के स्लैब से निकाल दिया गया। जिन चीजों पर जीएसटी घटाया गया उनमें एयर कंडीशन, डिश वॉशर, मॉनिटर्स, गियर बॉक्स, पावर बैंक्स वगैरह शामिल है। अब सिर्फ 34 चीजें ऐसी हैं जो 28% के स्लैब में बाकी रह गई हैं। इनमें से ज्यादातर लग्जरी आइटम्स हैं। सीमेंट और गाड़ियों के पुर्जों पर जीएसटी नहीं घटाया गया। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद ये तफसीलात बताई। 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। 100 रुपए से ज्यादा के टिकट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। इन फैसलों से 900 करोड़ रुपए की आमदनी मुतासिर होगी। मजहबी मकसदों के लिए एयरलाइन किरायों पर कोई प्रीमियर टैक्स नहीं होगा। बिजनेस क्लास के टिकट पर 12% और इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 5% जीएसटी लगेगा। जनधन बैंक खातों पर सर्विस को जीएसटी से छूट दी गई है। बताया गया कि जुमला 40 चीजों पर जीएसटी कम किया गया। कांग्रेस के साबिक लीडर सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में 84 फसाद केस में सजा को चैलेंज किया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें मुखालिफ सिख फसादात के केस में मुजरिम करार दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फसाद मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से बताया गया कि सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तुर्की ने सीरिया में फौजी ऑपरेशन मुलतवी कर दिया। अमरीकी फैसले के बाद तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। ईरान ने कहा सीरिया में अमरीकी मौजूदगी का शुरू से कोई जवाज नहीं था। फ्रांस बशार मुखालिफ फौज की मदद करता रहेगा। हुदैदा सीज फायर पर नजर रखने के लिए यूएन ओहदेदार अदन पहुंच गए। ऑब्जर्वर्स की तैनाती के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। अलहूसियों ने 62 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सऊदी इत्तेहाद ने लगाया इल्जाम। रशिया इसराइल फलस्तीन मीटिंग कराने के लिए तैयार। सर्जी लावरोव ने की पेशकश। गाजा सरहद पर इस्राएली कार्रवाई में 3 फलस्तीनी जाँ बहक।
ایران میں معاشی جرائم کے لیے ایک اور بزنس مین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ خلیج فارس میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں۔ امریکی حکومت کا کام کاج ٹھپ، سینٹ میں $5 بلین کا فنڈ منظور نہیں ہو سکا۔ گیٹ وک ایئرپورٹ پر ڈرون چلانے کے لیے 2 گرفتار، 3 دن بعد فلائٹس بحال۔ کشمیر کے پلوامہ میں جھڑپ، 6 ملیٹنٹس ہلاک، مقامی عوام نے کیا احتجاج۔ ٹی وی، اے سی، کمپیوٹر سستے ہو گئے، حکومت نے کئی چیزوں پر جی ایس ٹی گھٹا دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔